हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी बसंत का दूसरा पाठ जिसका नाम है बचपन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें इसकी जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोबती हैं। इसकी लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती हैं। तो ये अपने बारे में बताती हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो क्या बताती हैं ये देखेंगे। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। तो ये बता रही हैं कि उनकी जो उम्र है वो हमारी दादी नानी के बराबर है। और या हम बड़ी बुआ यानी बुआ से भी बड़ी जो होती है ना, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी, तो ये दादी के परिवारों की मतलब दादी के उम्र की बात कर रही हैं कि ये दादी और नानी की उम्र की हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं और इन्हें सब लोग क्या बुलाते हैं? जीजी कहते हैं। जीजी यानी कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसे जीजी कहते हैं। और किसी का नाम पड़ भी जाता है कि जब बड़े बूढ़े उसे जीजी कहने लग जाते हैं तो सभी लोग उसको जीजी कहने लग जाते हैं। जैसे पंजाबियों में चाय जी ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, तो वही सभी लोग उसको चाय जी कहने लग जाते हैं। ऐसा ही देखेंगे। हाँ, मैं कुछ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी 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 का अर्थ होता है 100 वर्षों का समूह। क्या होता है? 100 वर्षों का समूह। जो शताब्दी है वो 100 वर्ष का समूह है। मैं पैदा हुई थी। मेरे ओढ़ने पहनने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। वे कह रही हैं कि मैं जो कपड़े पुराने पहले पहना करती थी अब वो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, है ना, काला, चॉकलेटी। तो इस तरीके के नीले रंग का जो डार्क कलर है यानी गाढ़े रंग के कपड़े मैं पहना करती थी। लेकिन अब मुझ मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। गहरे नहीं। अब उनका मन जो है उम्र के हिसाब से उनका मन ये कहने लगता है कि अब सफ़ेद कपड़े ही पहनो, गहरे माने गाढ़े रंग के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनो। मैंने पिछले दशकों माने होता है 10 वर्षों का समूह, है ना। दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह, जिसमें 10 वर्ष, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल हों, 10 वर्ष हों। में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। कह रही हैं कि मैंने पिछले दशकों में यानी 10-10 साल के जो समय रहा है उसमें अनेक तरह की पोशाकें पहनी है। पोशाकें बड़े कपड़े। पहले फ्रॉक, जब वो छोटी थी फ्रॉक पहना करती थी। फिर निक्कर वॉकर यानी शर्ट और नेकर हुआ करता होगा। फिर स्कर्ट चले, फिर लहंगे और उस समय फिर बाद में गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इन्होंने अपनी जन्म में अपने समय में बहुत सारे जो जो इनके समय में कपड़े चलते आए वो इन्होंने पहने। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो अब भी मुझे याद है। यानी वो कह रही हैं कि उनके जो छोटेपन के जो फ़्रॉक थे वो अब भी उन्हें याद है। हल्की नीली पीली धारी वाला फ़्रॉक, उनके पास फ़्रॉक एक रहा होगा जिसकी नीली और पीली धारी थी। धारी माने पट्टियाँ थी। कॉल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। कफ माने होता है जो प्लेटें लगा देते हैं उसे कफ बोलते हैं, है ना। तो उनके पास जो फ़्रॉक था उसमें क्या था? गुलाबी रंग की ये घेरदार जो फ्रॉक थी, है ना। कफ लगा हुआ था, गोल कफ यानी गोलाई में डिज़ाइन था उसके ऊपर, उसमें चुन्नटें लगाई गई थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था। ठीक है, चुन्नट माने वो प्लेटें जो लगाते हैं कपड़ों में। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल माने होता है झालर, तो नीचे उसके गुलाबी रंग की झालर लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अब ये कह रही हैं कि जैसे आजकल हम लोग कल रंग बिरंगे चिमटियाँ लगा लेते हैं बालों में और रंग बिरंगे क्लिप लगाते हैं, तो उस समय क्या था? रिबन चला करते थे बालों में। तो रंग बिरंगे रिबन का और फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखने का बहुत ज़्यादा चलन था। चलन माने प्रचलन में था, उस समय रिवाज था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। फर एक गर्म कपड़ा होता है जो जाड़ों में पहना जाता है ना। तो वो कह रही हैं कि लेमन कलर का, लेमन माने ऑरेंज से कलर का
बड़े प्लेटों वाला फ्रॉक था, है ना, बड़ी बड़ी प्लेटें पड़ी थी और गर्म फ्रॉक था। गर्म माने जो जाड़ों में हम पहनते हैं, और जिसके नीचे फर टकी हुई थी। फर मैंने आपको बताया गर्म कपड़ा होता है जो मोस्टली बैग बनाने के काम में भी आता है, और इसकी झालर बनाकर भी लोग पहनते हैं। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी उसकी प्याजी थी, दूसरा ग्रे कलर का और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ट्यूनिक का अर्थ होता है 2 तरह के कपड़े, एक अंदर पहनने वाला और एक बाहर पहनने वाला। जो एक चॉकलेट रंग का था इनके पास, उसकी कोटी अंदर की प्याजी कलर के, प्याज के रंग की, प्याज कर देखा होगा सबने। और दूसरा ग्रे कलर का, ग्रे कलर का माने स्लेटी कलर का था और कोटी उसकी सफ़ेद थी। तो आगे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग कह रहे हैं मोजे और मोजे के अंदर स्टॉकिंग मैंने जूते जो उन पहना करते थे उसके लिए, तो मोजे के साथ की तरह ही वो स्टॉकिंग हुआ करते थे। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अब ये देखिए अपने बचपन के बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम खुद करने पड़ते थे। कह रहे हैं कि बचपन में मुझे मोजे खुद धोने पड़ते थे और वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी उसमें स्मेल आती है। कई बार आपने देखा होगा कि मोजे ज़्यादा देर पहन लो तो उसमें स्मेल आने लगती है, तो शायद हो यही कारण रहा हो जो नौकर और नौकरानी को वो नहीं दिया जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, माने अनुमति नहीं थी कि हम ये मोजे धोने के लिए नौकर या नौकरानी को दें। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लग जाते थे, है ना। रोज स्कूल तो जाते थे और संडे के दिन जो है वो फ्री हुआ करते थे। इतवार माने संडे यानी रविवार। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। फिर जब मोजे धो लेते थे तो जूते भी पॉलिश करके चमकाते थे। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। उसके बाद पहले उसके पॉलिश करते थे, उसके बाद उसे कपड़े से रगड़ते थे या ब्रश से रगड़ते थे तो उसकी पॉलिश और ज़्यादा चमकने लगती थी। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वे कह रहे हैं कि मुझे आज भी बूट पॉलिश यानी अपने जूतों पर पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कह रहे हैं कि अब तो नई नई तरह के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से ही ज़्यादा आरामदेह हैं, यानी जो पहले जूते हुए आते थे उससे ज़्यादा आरामदेह अब इस समय जूते आने लगे हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वे कह रहे हैं कि जब पुराने ज़माने में हमें जूते मिला करते थे और उस नए जूते क्या करते थे, वो हमारे पैरों को छाले डाल देते थे, जिससे हमारे पैरों में छाले का मतलब हुआ फफोले पड़ जाते थे। गर्मी की वजह से भी कुछ जूतों में भी चमड़ा होता है, तो इस वजह से भी उसमें पैरों में फफोले डाल देता था। तो और उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता है। कह रहे हैं कि छाले जब होते थे तो कभी कभी उसमें दवाइयाँ लगाते रहते थे। जब कभी लंबी सैर पे निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। वे कह रहे हैं जब हम बहुत दूर समय तक जब ये जूते पहन के निकलते थे तो अपने पास रुई रख लेते थे, और जूता लगाने जूते ने कभी हमें काट लिया तो हम उसमें रुई लगा लेते थे। और अब ये बता रही है कि हमारे और तुम्हारे बचपन में भी बहुत फ़र्क हो चुका है। फ़र्क माने बहुत अंतर आ चुका है। ठीक है। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। वे कह रहे हैं कि शनिवार के दिन उन्हें ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या फिर कॉस्टर ऑयल या गाढ़ी चिकनाई वाला तेल, ये इन्हें पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था, यह बहुत एक कठिन काम था। मुश्किल माने कठिन। शनिचर को कि वो सुबह से ही इस नाक में इसकी गंध आने लगती, यानी शनिवार के दिन ही सुबह से ही इनके नाक में इसकी स्मेल आने लगती, क्योंकि ये स्मेल में चीज़ सही नहीं होती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर दिन ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते। वे कह रहे हैं छोटे छोटे शीशे के गिलास थे जिन पर हमें जितनी खुराक लेनी है उसके निशान पड़े रहते थे। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली माने उल्टियाँ होने लगती थी। मुझे आज भी याद है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। वे कह रहे हैं कि हम ये चीज़ नहीं भी पीते तब भी हम जो है हमारी सेहत ठीक ही रहती, लेकिन हमें पीना पड़ता था। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। यहाँ तक कि
दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ यानी हमारे जो रुचियाँ हैं वो सारी क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। तो आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। अब ये बता रही हैं कि उस समय का इनका समय जो गुजरा है वो कैसा गुजरा है कि उस समय घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, टेलीविज़न या टीवी नहीं हुआ करते थे। तो ये कह रही हैं हमारे बचपन में की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जो हमने बचपन में कुल्फ़ी के नाम से चीज़ खाई वो आजकल क्या है, आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। जो कचौड़ी और समोसा हमें पहले मिला करता था अब वो पैटीज़ ने उसकी जगह ले ली है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में, यानी ये क्या, पहले ज़माने में शहतूत हुआ करते थे, उन फालसे फालसे एक नीले रंग के, जैसे आपके जामुन होता है ना, उसी तरीके का एक फल होता है लेकिन उसका बीज होता है बीच में और वो हमें चबा के खाना होता है। जामुन का बीज तो हम फेंक देते हैं लेकिन इसका बीज हमें खा लेते हैं। तो एक फालसे और खसखस के जो शरबत बना करते थे उसकी जगह आजकल कोक पेप्सी आदि ने ले ली है। उन दिनों कोक नहीं लेमिनेट बिमटो मिला करती थी। वो कह रहे हैं उस समय कोको कोला नहीं मिलती थी, लेमिनेट या बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। दिल्ली में भी मिलती थी और शिमला में, इसके अलावा ये बहुत कम मिलती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती है शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ये लोग ब्राउन ब्रेड खाया करते थे, अभी भी आती है ब्राउन ब्रेड। तो ये शिमला की बात बता रहे हैं कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती, कभी मेरा भाई लाता था, कभी मैं लाती थी, कभी मेरी बहन लाती थी, कभी दूसरा भाई लाता था। तो इस तरीके से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगा करती थी। ड्यूटी माने काम को समय पे काम करने की। हमारा हर घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। कह रहे हैं कि मॉल से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वे कह रहे हैं छोटी सी चढ़ाई को चढ़कर हम गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे। गिरजा आप जानते हैं चर्च के मैदान को गिरजा माने चर्च, चर्च के मैदान को बोल रहे हैं। वहाँ एक उतराई उतरते और मॉल पर, वे कह रहे हैं कि वहाँ से एक उतराई उतरते, यानी शिमला का जो एरिया है वो चढ़ाई और उतार का एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र है। तो वे कह रहे हैं कि वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर होते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। अब वहाँ पे जो कन्फेक्शनरी क्या होता है, जो बेकरी है ना, बेकरी पर क्या होता है, ब्रेड, वो क्या कहते हैं, पेस्ट्री और पैटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, उस पे जो तरह तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री रखी हुई होती थी तो उसकी खुशबू क्या होती थी, मन भावनी लगती थी, मन को अच्छी लगने वाली हुआ करती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। वे कह रहे हैं कि हम हफ्ते में केवल एक ही बार चॉकलेट खरीदते थे और सबसे ज़्यादा मेरे पास ही रहती थी चॉकलेट्स। मैं चॉकलेट लेकर कभी खड़े खड़े कभी नहीं खाती हूँ। कहती चॉकलेट वगैरह मैं लेकर मैं कभी कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती थी और रात में खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़े ले लेकर खाती थी। शिमला के काफ़ल एक पहाड़ी फल है जो शिमला में मिलता है और भी बहुत जगह मिलता है, लेकिन शिमला के काफ़ल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो शिमला के काफ़ल की बात करते हैं। खट्टे मीठे कैसे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं टेस्ट में, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरे, कसमल है ना, कसमल भी एक फल होता है, सोच कर भी मुँह में क्या होता है, पानी भरा है। चेस्टनट और एक गजब की चीज़, चेस्टनट एक और गजब की, चेस्टनट भी वो कोई एक फल है जो कि वहाँ पे मिलता है और आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुँह में खाया जाता है। अब ये देखिए, ये बात कर रहे हैं चना जोरगम, ये बहुत अच्छा लगता है। ये तो यूपी में भी मिलता है। चना जोरगम, काले चने को भून करके उसको उबाल कर उसकी एक पपड़ी सी बनाते हैं जिसको मिक्स करके वो अनारदाने के चूर्ण में मिलाकर नमक में और मिर्च मिलाकर बांट देते हैं, प्याज वगैरह काट कर। तो ये चने जोरगरम की जो पुड़िया थी, जो तब थी, वह अब भी नज़र आती है, वह आज भी मिलती है। पुराने कागजों से बनी इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि आसानी से हथेली पहुंच जाए।
एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उस दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, है ना। ये फिल्मी गाने हैं, बच्चे सुन लेते हैं तो बहुत जल्दी वो गाने लग जाते हैं, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा ना तो कार्टून आया करते थे ना कुछ, जो भी गाना एक आध चल गया वो सभी बच्चे के मुंह पर चढ़ जाता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, तेज मसाला माने ज़्यादा मसाला डलवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी हम गिरजा मैदान जब घूमने जाते थे तो ये पुड़िया धीरे धीरे खाया करते थे। एक एक चरा पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक ही खास लय रफ्तार होती थी, यानी एक कदम पर हम एक ही चना जोरगम की जो पापड़ी थी मुंह में डालते थे। छुटपन में हमने शिमला रेंज पर बहुत मज़े किए। अब ये कह रहे हैं शिमला मिर्च रेंज पर इन्होंने जो है बहुत मज़े किए हैं। सभी बच्चे ने अपने अपने में जगह पर जहाँ जहाँ वो रहते हैं मज़े करते हैं। घोड़ों की सवारी की है, वहाँ पर घोड़ों की सवारी हुआ करती थी तो घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। ये कह रहे हैं कि शिमला में घोड़े होते हैं और हमें कहीं ना कहीं उसका घुड़सवारी का मौका मिल ही जाता है। तो आगे देखेंगे बेटा। कह रहे हैं हम ना जाने घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। अब ये घोड़े के बारे में बता रही हैं कि कमतर माने हम उसको थोड़ा नीचा समझते हैं, यानी कम अच्छा समझते हैं। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हंसपुष्ट और खूबसूरत, उसकी बात फिर कभी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो ननिहाल में नानी के घर में जो घोड़े थे वो बहुत ज़्यादा हंसपुष्ट यानी ताकतवर थे और बहुत सुंदर थे, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हूँ। अब ये वहाँ शिमला के बारे में बता रही हैं कि शाम के समय में रंग बिरंगे गुब्बारे वहाँ लेकर गुब्बारे वाला आ जाया करता है। सामने जाखू का पहाड़ है और ऊंचा चर्च माने चर्च का जो मैदान है वो ऊंचा है, और चर्च जो है ऊंचे ऊंचे एरिया पे बनाया हुआ है ना, तो ऊंचा है। और चर्च की जब घंटियां बजती हैं तो दूर दूर तक क्या होती है उनकी गूंज माने जब घंटियां बजती हैं तो उसकी आवाज़ जो फैलती है, उसकी गूंज है वो दूर दूर तक फैलती है। ऐसा लगता है कि इसके संगीत में, यानी ये जो घंटियों की आवाज़ का से है प्रभु यीशु स्वयं यानी अपने आप कुछ ना कुछ वो कह रहे हूँ। अगला पैरा देखेंगे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैलो पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिंच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट किसी भीड़ से उभरता कोलाहल। अब ये वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि सामने लाल आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, सूर्य छिप रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ, यानी जो आसमान पर गुलाबी रंग की सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं कि सूर्य को धीरे धीरे कालापन आ रहा है, तो गुलाबी जो लालिमा थी सूर्य की दिन की वो क्या हो रही है, वो छिप रही है और जो है वो तो छिप रही है और दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, यानी जो दूर दूर तक पहाड़ हैं वो क्या हो गए, काले पड़ने लगे, क्योंकि अंधेरा छा रहा है। और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी और धीरे 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 लाइटें, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा तो लाइटें जलने लगी, बत्तियां जलने लगी। रिज पर, यानी यहाँ जो ये घूमने की जगह है रिज है ना, वहाँ पर क्या हुआ, रौनक, रिज पर की रौनक, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी रौनक, उनकी जो भीड़ भाड़ है, मॉल की दुकानों की चमक, यानी मॉल की दुकानें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और तो उनकी चमक भी बहुत अच्छी होती है। क्या कहने माने कुछ भी उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। स्कैडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल माने होता है शोर। स्कैडल पॉइंट पर लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं तो उनकी जो शोर है वो फैल रहा है। अगला पैरा देखेंगे। सर्वर स्कैडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था।
इसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ऐसा आपको कालका में भी मिलेगा। कालका जी आप जब जाओगे, क्योंकि शिमला जाने के लिए हमें कालका जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी एक पुतला बना हुआ है, हाथी के शेप का, जो एक स्टैचू हैं, वो कैंडल हाथ में लिए हुए हैं, लालटेन जो पुराने ज़माने की चला करती थी, इस तरीके के जो पुतले पहले बनाया करते थे। और वे कह रहे हैं कि एक दुकान थी वहाँ पर स्केडल पॉइंट के ठीक सामने, उस पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला से जो कालका से जो शिमला के लिए ट्रेन जाती है वो छोटी हो जाती है। जैसे हम लोग उसमें केवल सिटिंग सीट हुआ करती, बैठने की सीट हुआ करती है, तो वे कह रहे हैं उस ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, वहाँ पे डिब्बे बहुत छोटे छोटे हुआ करते हैं, एक वो लाल टीन की छत वाला स्टेशन है ना, और सामने सिग्नल देता हुआ थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनी हुई हैं। क्योंकि शिमला का जो रास्ता है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और वहाँ पर या तो पहाड़ों के ऊपर से जाया जा सकता है, क्योंकि बसें ऊपर से जा सकती है, लेकिन जब ट्रेन का जाने का नंबर लगेगा तो ट्रेन क्या करेगी, सुरंगों के अंदर से होकर के जाती है, तो वहाँ पर छोटी थोड़ी दूर दूर पर सुरंगें बनी हुई हैं। अब ये देखिए, पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं पे थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते दिखता एक भारी भरकम पंछी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकानों के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो ये बता रही हैं कि दिल्ली में भी ऐसा हुआ करता है कि जब पहले तो ये कह रही है कि सबसे तेज़ रफ्तार वाली कालका और ट्रेन शिमला कालका ट्रेन थी, ठीक है। फिर ये दिल्ली पे आ जाती हैं। दिल्ली के बारे में बात करती हैं कि कभी कभी वहाँ पे जब हवाई जहाज़ दिखाई देता तो वहाँ पर दिल्ली के लोग, बच्चे बाहर उन्हें देखने के लिए निकल जाते थे, और ऐसा लगता था कि भारी भरकम एक पक्षी हवा में पंख फैलाकर उड़ता हुआ जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे दिखाते थे एक दूसरे को कि वह देखो, फिर वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड बहुत तेज़ हुआ करती थी। अब गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही शिमला की बात फिर करती हैं कि एक दुकान और थी जो मैं कभी नहीं भूलती। यह दुकान वह थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, और वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा माने अजीब सा, ठीक से न लगना लगता था, है ना। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, यानी छोटे मुझसे कुछ छोटे होते थे, वो भी मेरी तरफ देखते थे, और कुछ बड़े होते थे वो भी मेरे चेहरे की तरफ देखते थे। कहते थे कि आंखों में कुछ तकलीफ है, यानी आंखों में कुछ परेशानी है। इस उम्र में ऐनक, यानी इतनी छोटी उम्र में तुमको ऐनक लग गया, दूध पिया करो। तुम दूध नहीं पीते हो, इसलिए हो सकता है तुम्हारे ऐनक लगाओ, यानी चश्मा लगाओ। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, यानी कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी डॉक्टर ने बताया था कि अगर तुम लगातार अपना चश्मा पहने रहोगी तो तुम्हारा जो ऐनक है वो उतर जाएगा, यानी चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप को इसकी जिम्मेदार मानती हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तो मेरे एक चचेरे वाले भाई ने मुझे छेड़ा, देखो 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 कैसी लग रही है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर आप जो है चश्मा लगाओगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा। लेकिन मैं काम कब करती थी, जब मैं दिन की रोशनी छोड़ करके मैं रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ाई करती थी, जिससे मेरी आँख कमज़ोर होती चली गई और मेरा नंबर कम होता चला गया। तो ये डॉक्टर की गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है, ये मानने को तैयार है। लेकिन फिर उन्हें अपनी बात याद आती है कि जब मैंने पहले बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया। तो कह रहे हैं कि देखो देखो कैसी लग रही है। अब वो कैसी लग रही के बारे में बात करते हैं हम। देखिए,
तो कह रहे हैं कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालिक मालूम सूरत बनी लंगूर की। वे कह रहे हैं कि आँख पर मैंने चश्मा लगाया है, मेरे बारे में बात कर रहे थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यानी ताकि मुझे दूर तक का दिख सुनाई पड़े, और यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की, यानी चश्मा लगाकर मेरी सूरत जो है लंगूर जैसी लग रही है। तो वो मुझे चिढ़ाता था। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर यह शेर बुरा न लगा। वे कह रहे हैं कि मुझ पर यह दोहराया जा रहा बार बार, मुझे वो खिंचाहट सी लगी, जब मैं चिढ़ जाती थी मैं कई बार कि ये मुझ पर दोहरा देता है शेर। पर ये शेर माने कविता की कुछ पंक्तियाँ जो हैं, वो कह रही हैं बुरा ना लगा, यानी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे ऊपर चश्मा अच्छा भी नहीं लगता था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़े हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती ही रही। तो कह रहे सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब वो अपने आप भी उनके अंदर ये लगता था कि शायद मेरे को चश्मा लगा कर के मेरी सूरत जो है लंगूर जैसी लग रही है या नहीं लग रही है। तो वो अपने आप को देखने के लिए शीशे में देखती थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। फिर मतलब अपने आप को अलग दिखाने के लिए वो सोचने लगी कि मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाया और सिर पर लगा, शायद मेरा चेहरा बदल जाए कुछ अच्छा, और भी मजाकिया भी, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो उन्हें लगा कि ये शायद अच्छा भी है। फिर कहनी नहीं नहीं, ये मजाकिया सा लग रहा है। तक की बात थी, अब तो चेहरे के साथ मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। वे कह रहे हैं ये तो बचपन की बात थी, उस समय की बात थी, लेकिन अब तो चेहरे के अंदर चश्मा जो है घुल मिल गया है, और अब उतारते हैं तो तब भी चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो आगे देखते हैं कि याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन तीनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। वे कह रहे हैं कि अरे याद आ गया वह टोपा, जो मैं काली फ्रेम का चश्मा था और लंगूर है ना, वह टोपा और काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, यानी ये तीनों बातें मुझे याद आ गई जो मेरा चचेरा भाई मुझे चिढ़ाया करता था। लेकिन इन दिनों मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद कर रही हूँ और मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली हैं, यानी खरीद ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, और ये कह रहे हैं कि कहाँ मैं दुपट्टे को ओढ़ती थी, और लेकिन अब ये सहज सहज माने आसानी से, सुभीते अच्छी लगने वाली, सुभीते माने सुविधाजनक, जो हमारी सुविधा के लिए बनी हुई हैं ये हिमाचली टोपियाँ। तो ये कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया पाठ है। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है और अपने बचपन की तुलना हमारे जीवन से, हमारे बचपन से की है। तो आपको ये, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और इसको मैंने कोशिश तो बहुत अच्छे से की है समझाने की। धन्यवाद।